हेलो दोस्तों, टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा ये सेशन भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति खंड से संबंधित है। तो आइए शुरू करते हैं आज के सफर की। अभ्यास से विश्वास और विश्वास से सफलता की ओर बढ़ाते हैं कदम अपने पहले प्रश्न के साथ। पटल पर पहला प्रश्न है कि प्राचीन भारत के आर्थिक प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। आपके सामने एक शब्द दिया गया है, शब्दावली, दूसरी तरफ उसका विवरण है। हिरण्य मौर्य काल में लिया जाने वाला नकद कर, दिनार गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा, उद्रंग गुप्तकालीन सिंचाई कर, माशक मौर्यकालीन तांबे का सिक्का। तो दरअसल इसमें से आपको सही विवरण का चयन करना है। तो देखिए, इसमें हम सबसे पहले व्याख्या की तरफ अगर चलें तो उद्रंग गुप्त काल में लिया जाने वाला एक प्रकार का भूमि कर था, इसलिए ये जो सिंचाई कर दिया गया है वास्तव में ये सिंचाई कर यहां पर सही आंसर नहीं होगा, ये वास्तव में भूमि कर था। तो इसमें से आपको कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, तो उत्तर तो आपका सी हो जाएगा। लेकिन अन्य पक्षों पर भी विचार करते हैं। दरअसल सोने के सिक्के को गुप्त अभिलेखों में दिनार कहा गया है। गुप्त काल में जन सामान्य के बीच मुद्रा के प्रयोग में कुषाण काल की अपेक्षा जरूर कमी आई थी। फायान ने कहा भी था कि साधारण जनता रोज के विनिमय में वस्तुओं की अदला बदली अथवा कौड़ियों से काम चलाती थी। मौर्य काल में आप देखेंगे तो तांबे का एक अन्य सिक्का भी आपको मिलता है जिसको काकड़ी कहा जाता था। काकड़ी कहा जाता था। ये मौर्य काल में जो है ये तांबे का एक सिक्का था। इस लिहाज से अगर आप देखें तो केवल सी युग्म ही आपको सुमेलित नजर आता है, बाकी कोई युग्म सुमेलित नहीं नजर आते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत में मुद्रा व्यवस्था के विकास में कौन सा या कौन से कथन सही हैं। आपको इन कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करना है। मौर्यकालीन सिक्कों पर केवल शासकों की आकृति खुदी होती थी, जबकि यूनानी शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर शासकों की आकृति के साथ उनका नाम खुदा होता था। दूसरा कथन है प्रारंभिक सिक्कों पर खुदी आकृतियों पर भारतीय प्रभाव अधिक है, जबकि परवर्ती काल के सिक्कों पर यूनानी प्रभाव की व्यापकता है। अब आपको इनमें से सही कूट का चयन करके सही जवाब देना है। विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी न तो एक न ही दो। तो दरअसल इसमें अगर व्याख्या के ऊपर हम जरा ध्यान दें तो मौर्य काल के अंत तक सिक्कों पर केवल चिन्ह अंकित होता था, उन पर किसी भी शासक का नाम या आकृति का अंकन नहीं होता था। और यूनानी शासकों द्वारा जो भी सिक्के जारी किए गए हैं उन पर शासक का नाम और आकृति खुदी होती थी। अतः कथन एक सही नहीं है। एक की जहां तक बात है तो यह कथन आपका गलत हो गया। साथ ही आप देखें तो भारतीय मुद्रा की अगर कलात्मकता पर ध्यान दें तो उन पर विदेशी विजेताओं का काफी प्रभाव था। प्रारंभिक सिक्कों पर आपको ग्रीक पौराणिक कथाओं और ग्रीक मूर्तिकला का प्रभाव दिखाई देगा। धीरे धीरे पौराणिक कथाएं ग्रीक और भारतीय दोनों स्रोतों से ली जाने लगी और खरोष्ठी और ग्रीक दोनों लिपियों में लिखी जाने लगी। इसलिए जो दूसरा विकल्प है वो भी सही नहीं है, दूसरा कथन भी सही नहीं है। तो इस आधार पर जो सही विकल्प होगा वो डी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में एग्रोनोमई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था। विकल्प ए माप और तौल, विकल्प बी प्रशासन का प्रबंधन, विकल्प सी मार्ग निर्माण या विकल्प डी राजस्व प्रबंधन। तो दरअसल आप जब देखेंगे इसमें से सही विकल्प का अगर आपको चयन करना होगा तो इसमें से देखेंगे सही विकल्प जो है वो है, बात हो रही है एग्रोनोमोई की, तो विकल्प सी सही होगा, मार्ग निर्माण से संबंधित था। दरअसल मौर्यकालीन जो यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे मेगास्थनीज, उन्होंने इस अधिकारी की चर्चा की है, एग्रोनोमोई की चर्चा की है, जो मार्ग निर्माण का विशेष अधिकारी था। इसलिए विकल्प बिल्कुल सी बिल्कुल सही होगा। वहीं जो माप तौल से संबंधित अधिकारी होता था उसको पौतवाध्यक्ष कहते थे। राजस्व विभाग से जो संबंधित होता था वो कहलाता था समाहर्ता। इस प्रकार आप देखेंगे तो कई अन्य विभाग भी आपको इस समय दिखाई देते हैं। कई जैसे सीता अध्यक्ष था राजकीय कृषि विभाग का, कुप्याध्यक्ष वनों से संबंधित था, कोष्ठागाराध्यक्ष कोष्ठागार से संबंधित था। तो इस प्रकार के आपको 26 अध्यक्ष दिखाई देते हैं और 18 तीर्थ दिखाई देते हैं। अगर आप मौर्य प्रशासन में देखेंगे तो 18 तीर्थों का वर्णन है, 18 तीर्थ दिखाई देते हैं और 26 जो है वह अध्यक्ष का वर्णन है। और 26 अध्यक्ष अलग अलग विभागों के अध्यक्ष हैं, जैसे पणयाध्यक्ष है, वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष था, सुराध्यक्ष जो है आबकारी विभाग का अध्यक्ष था। इस प्रकार 26 अध्यक्षों का वर्णन मिलता है।
तो मौर्य काल में फिलहाल एग्रोनोमोई की चर्चा हो रही थी जो कि मार्ग निर्माण से संबंधित था। तो ये सी विकल्प बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, एक राजकीय भूमि से प्राप्त आय या ऊसर भूमि। तो दरअसल जब मौर्य काल के संबंध में आप देखेंगे तो मौर्य काल की अर्थव्यवस्था के 3 स्तंभ थे और सम्मिलित रूप से इनको वार्ता कहा जाता था। वार्ता का मतलब होता है वृत्ति का साधन। क्या कहा जाता था? वार्ता। और वार्ता का मतलब ही हुआ कि वृत्ति का साधन, जो कि आपके जीविका का साधन हो। उसमें क्या क्या चीजें थी? तो दरअसल उसमें थी, पहली तो आपकी हो गई कृषि, दूसरी चीज थी वो थी पशुपालन या उद्योग। पशुपालन भी इसमें सम्मिलित था, पशुपालन या उद्योग दोनों ही चीजें इसमें सम्मिलित थी। इसके बाद तीसरा जो था वो था वाणिज्य या व्यापार। वाणिज्य या व्यापार। तो दरअसल कृषि, पशुपालन और वाणिज्य व्यापार, ये तीनों को सम्मिलित रूप से अगर देखें तो इसको वार्ता कहा जाता था। और मौर्य काल जो था वो मुख्यतः कृषि प्रधान था। अगर इसकी बात करें कैसा था, तो कृषि प्रधान था और भूमि पर राज्य तथा कृषक दोनों का अधिकार होता था। बेसिकली जो सीता भूमि थी उस भूमि को कहते थे जो सरकारी भूमि होती थी। इस प्रकार आप देखेंगे तो जो सीता भूमि पर जो जिसकी देखरेख में सीता भूमि होती थी उसको आप देखेंगे यहां पर एक शब्द मिलता है, उसको कहा जाता था सीताध्यक्ष। आप ध्यान देंगे, आपको जहां भी सीताध्यक्ष मिलेगा तो आप समझ जाइए कि सीता भूमि का जो स्वामी था, जो जिसकी देखरेख में यह भूमि होती थी, बेसिकली ये कैसी भूमि थी? तो ये राजकीय भूमि होती थी। इस पर सीताध्यक्ष नामक अधिकारी रहता था और इस भूमि से प्राप्त होने वाली आय को कौटिल्य के द्वारा सीता कहा गया है। तो इस लिहाज से अगर विकल्प की बात करें तो राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा गया है। किसने कहा है? तो कौटिल्य द्वारा यह कहा गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया? शकों का आक्रमण पहले हुआ कि पहले यूनानियों का हुआ कि पहले कुषाणों का हुआ? तो दरअसल इस पर विचार करते हैं। दरअसल यूनानियों ने सबसे पहले, आपको याद होगा 206 ईसा पूर्व में आप देखेंगे सबसे पहले जो आक्रमण होता है वो यूनानियों का होता है। तो इस लिहाज से सबसे पहला आक्रमण यूनानी हो जाएगा। पहला जो यवन आक्रमणकारी था, आपको ध्यान होना चाहिए कि डेमेट्रियस जो था ये पहला यवन आक्रमणकारी था, पहला यूनानी आक्रमणकारी था, जो कि लगभग 220 से 175 बीसी के आसपास इसका कार्यकाल आप देखेंगे ये है। तो यूनानियों के बाद आप देखेंगे कि मध्य एशिया से जो दूसरा आक्रमण हुआ वो था शकों का आक्रमण। तो यूनानी के बाद शक आए थे और इस लिहाज से आप याद रखेंगे सबसे पहले जो इंडो ग्रीक है, इंडो ग्रीक के बाद आप देखेंगे फिर उसके बाद शकों का आक्रमण होता है। शकों के बाद फिर तब जाके कहीं आपको फिर कुषाण आक्रमण दिखाई देगा और उसके बाद फिर से आपको पल्लव वगैरह दिखाई देंगे। तो ये क्रम आपका बेसिकली है। तो यहां पर सही विकल्प बी होगा, आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, मौर्योत्तर काल में मध्य एशिया से संपर्क से कला और साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस काल में गांधार और मथुरा कला शैलियों का विकास हुआ। दूसरा कथन है कि महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं केवल मथुरा शैली में ही बनाई जाती थीं। तीसरा है, अश्वघोष ने सौंदरानंद नामक काव्य की रचना संस्कृत भाषा में की है। और चौथा कथन है, यवनिका का आरंभ यूनानियों ने किया था। उपयुक्त में से कौन सा सही है, आपको इस विकल्प के आधार पर चयन करना है। तो दरअसल मध्य एशिया से आए शासकों ने एक नई कला शैली का विकास किया, जैसे गांधार और मथुरा। तो गांधार और मथुरा, इन दोनों कला शैलियों का विकास मध्य एशिया से आए शासकों द्वारा किया गया। इसमें बौद्ध धर्म के प्रभाव से स्थानीय और भारतीय लक्षणों का भी मिश्रण पाया जाता है। इस लिहाज से जो पहला कथन है बिल्कुल सही है, पहले कथन को आप सही कर लीजिए। अगर आगे देखें तो महात्मा बुद्ध की जो प्रतिमाएं हैं वो गांधार और मथुरा शैली दोनों में पाई जाती हैं। दोनों ही शैलियों में महात्मा बुद्ध की प्रतिमाओं का निर्माण हुआ है। महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं यूनान और रोम की मिश्रित शैली में बनाई गई हैं, अर्थात इसमें यूनानी शैली के भी पुट दिखाई देंगे और रोम की भी शैली के पुट दिखाई देंगे। बुद्ध के बाल यूनानी रोमन शैली में बनाए गए थे। आपने जब बुद्ध की प्रतिमा देखी होगी, जो बाल बनाए गए थे वो यूनानी और रोमन शैली का ही प्रतीक हैं। वस्तुतः जो मथुरा है मूलतः देशी कला का केंद्र था।
लेकिन गांधार शैली का प्रभाव मथुरा में भी पहुंचा था, ऐसा नहीं कि इसका प्रभाव वहां नहीं पहुंचा था। और मथुरा शैली में महात्मा बुद्ध की जो विलक्षण प्रतिमाएं हैं वो बनाई गई हैं। उनकी प्रतिमाएं मथुरा और गांधार दोनों शैलियों में बनाई जाती थी, इसलिए जो कथन 2 है वो गलत है। इसके आगे अगर आप देखें तो अश्वघोष की जहां तक बात है तो अश्वघोष को कुषाणों का संरक्षण प्राप्त था और उन्होंने सौंदरानंद नाम के काव्य की रचना संस्कृत भाषा में की थी, इसलिए कथन 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन प्रारंभ किया और भारतीय नाट्य कला के विकास में भी योगदान दिया था। यूनानियों के योगदान के अंदर इसको याद किया जाता है कि जो पर्दे का प्रचलन है वो उनके द्वारा किया गया। पर्दा यूनानियों की देन थी, इसलिए यवनिका नाम से भी उनको इस चीज को पुकारा जाता है, इसलिए कथन 4 जो है वो बिल्कुल सही है। इस लिहाज से अगर सही विकल्प की बात की जाए तो आपका विकल्प सी हो जाएगा, 1, 3 और 4, दूसरा विकल्प आपका गलत हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राजा के सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित है? गौतमी पुत्र शातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलमामी, रुद्रदामन प्रथम या यज्ञश्री शातकर्णी। आपको बताना है कि इनमें से किसके सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित है। ये कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आया है। तो दरअसल आप जब देखेंगे सबसे पहले उत्तर में जो मौर्यों के मूल उत्तराधिकारी जो थे उनमें सबसे महत्वपूर्ण शुंग थे, लेकिन उसी समय बाद में कण्व भी आए। लेकिन उसी समय दक्कन की अगर बात करेंगे तो दक्कन और मध्य भारत में, दक्षिण की अगर बात कर ली जाए, दक्षिण और मध्य भारत में आप जब देखेंगे तो आपको दिखाई देगा यहां पर पहली शताब्दी ईसा पूर्व में लगभग 100 वर्षों के अंतराल के बाद कौन आया? तो सातवाहन मौर्यों के उत्तराधिकारी बनते हैं और उन्होंने आंध्र, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, अर्थात आंध्र, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, इस पूरे एरिया में आप देखेंगे तो यहां के कुछ हिस्सों पर इन्होंने शासन किया। उन्हें आंध्र के नाम से भी जाना जाता है। इस वंश का जो पहला शासक था वो सिमुक था। सिमुक 60 ईसा पूर्व से लेके 37 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया था। तो सिमुक ने ही सातवाहन वंश की नींव डाली थी। अब देखिए सातवाहन वंश का ही राजा था यज्ञश्री सातकर्णी, जो कि व्यापार और जल यात्रा से उसको बहुत लगाव था, बहुत प्रेमी था। इसी के समय में आपका ये जो निम्नलिखित में से किसके सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित है? तो दरअसल इसको जल यात्रा से इतना प्रेम था तो इसके सिक्कों पर इसके चिन्ह पाए जाते हैं। तो इसके सिक्कों पर ही जहाज का चिन्ह अंकित है, जल यात्रा और समुद्री व्यापार के प्रति जो कि उसके प्रेम का परिचायक है। इस लिहाज से आप देखें तो डी विकल्प बिल्कुल सही है, यज्ञश्री शातकर्णी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सातवाहन साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? यहाँ 4 कथन है। पहला है इन्होंने उत्तरी भारत से पकी ईंट, छल्लेदार कुओं और लेखन कला को ग्रहण किया। दूसरा कथन है पेडनम्बंकूर में ईंटों के बने 22 कुएं पाए गए। तीसरा है इनका व्यापार रोमन साम्राज्य के साथ था। चौथा है वशिष्ठी पुत्र पुलमावी ने शक शासक रुद्रदामन प्रथम को 2 बार पराजित किया था। तो दरअसल हम देखें इसकी व्याख्या को, इसमें बताना है कौन सा असत्य है, मतलब कौन से सही हैं, बाकी एक गलत कथन है। आपको गलत कथन का चुनाव करना है। देखिए शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने सातवाहन शासक वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को 2 बार पराजित किया था, परंतु वैवाहिक संबंध होने के कारण उनका नाश नहीं किया। इसलिए जो डी है वो असत्य है, यहां पर उल्टा लिखा गया है, जबकि बाकी तीनों कथन आपके सही हैं। तो विकल्प आपका डी हो जाएगा। देखिए दक्कन के लोगों ने उत्तरी भारत से सिक्के, पकी ईंट, छल्लेदार कुएं और लेखन कला आदि का प्रयोग सीखा था, इसलिए ये कथन सही हो जाएगा। करीमनगर जिले के पेडनमकूर से पकी ईंट तथा द्वितीय शताब्दी ईस्वी के ईंटों के बने 22 कुएं पाए गए हैं। वर्तमान तेलंगाना में इसकी स्थिति है, यह भी सही है। सातवाहन काल के मिले रोमन सिक्कों से सातवाहन रोमन के बीच बढ़ते व्यापार के संकेत मिलते हैं। किसी स्थान पर जब सिक्के किसी अन्य स्थान के पाए जाएंगे, इसका मतलब यह है कि उन दोनों स्थानों में व्यापारिक संबंध है, तभी वहां के वस्तुओं के बदले में वहां पर सिक्के दिए गए होंगे। इस आधार पर वहां पर उसके साक्ष्य मिलते हैं। तो बाकी आपके ये सारे कथन सही हैं, यही कथन एकमात्र गलत है, इसलिए गलत ही पूछा है। विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका प्रशासक गौलमिक कहलाता था? ऑप्शन है प्रांत, आहार, ग्रामीण क्षेत्र या सेना। तो दरअसल इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, ग्रामीण क्षेत्र। गौलमिक बेसिकली क्या होता था? गौलमिक होता था वो ग्राम का ही प्रधान होता था, उसी को कहा जाता था गौलमिक। ये आप ध्यान रखेंगे। तो ग्राम के प्रधान को ही
गौल्मिक कहा जाता था, और ग्रामीण क्षेत्रों का जो प्रशासन होता था उसको करने का काम जो है गौल्मिक का होता था। यह एक सैनिक टुकड़ी का भी प्रधान होता था। इसके अंडर क्या होती थी, एक सैनिक टुकड़ी भी होती थी, उसका भी प्रधान होता था। इस सैनिक टुकड़ी में क्या होता था, तो इस टुकड़ी में जाहिर सी बात है कि सेना में हाथी होगा, घोड़ा होगा, कुछ पैदल सैनिक भी होंगे, कुछ रथ भी होंगे। तो इसमें बेसिकली 9 रथ होते थे। क्या होते थे, 9 रथ होते थे, 9 हाथी भी होते थे, इसके अलावा 25 घोड़े होते थे, और 25 घोड़े के अलावा 45 पैदल सैनिक होते थे। तो इनका जो स्वामित्व था किसके पास था, गौल्मिक के पास था। गौल्मिक बेसिकली ग्रामीण क्षेत्र के प्रधान को कहा जाता था, तो इसलिए विकल्प सी आपका सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मौर्योत्तर काल में सोना, चांदी, तांबा, कांसा, शीशा और पोटीन की तरह तरह के सिक्के बनाने के लिए मशहूर है। मौर्य काल के विषय में ये बात कही गई। अगला कथन है कि गोल मिर्च को यवन प्रिय कहा जाता था। और तीसरा कथन है, रोम सम्राट ट्रोजन ने फारस की खाड़ी का पता लगाया था। आपको बताना है कि कौन सा इसमें से विकल्प सही है, अर्थात विकल्प के आधार पर सही कथन का चयन करना है। केवल 1, 2, केवल 2, केवल 1, 3 या 1, 2, 3। तो दरअसल इसमें जब कथनवार हम विचार करेंगे तो देखेंगे कि मौर्योत्तर काल में सिक्कों की ढलाई बहुत महत्वपूर्ण शिल्प माना जाता था। यह काल क्या होता था, सोना, चांदी, तांबा, कांसा, सीसा, पोटीन, इन सारे चीजों से सिक्के बनाने के लिए मशहूर है। इसलिए आपका पहला कथन तो बिल्कुल सही है। इसके बाद रोम के लोगों को अगर देखें तो भारतीय गोल मिर्च बहुत पसंद थी। जो काली मिर्च गोल वाली होती है वो बहुत पसंद थी रोम के लोगों को, इसलिए रोम पूरब से गोल मिर्च मंगवाने पर बहुत खर्च करता था। वो यहां से काफी गोल मिर्च मंगवाते थे, वहां पर आयात करते थे, जिससे कि संस्कृत में गोल मिर्च का नाम ही यवन प्रिय पड़ गया। इसलिए आपका दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है। इस तरह से देखें तो रोम के सम्राट ने न केवल फारस की खाड़ी का पता लगाया था, बल्कि उसने मस्कट पर विजय भी प्राप्त की थी। उसके व्यापार और विजय के फल स्वरूप रोमन वस्तुएं अफगानिस्तान और पश्चिमोत्तर भारत तक पहुंची थीं। इसलिए आप देखेंगे तो कथन 3 भी आपका सही है। इस लिहाज से सही विकल्प डी होगा। ये तीनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वंश को पितृभक्त वंश कहा गया। पितृभक्त वंश कहा गया है, यह आपसे पूछा जा रहा है। पितृहंता वंश किसको कहा गया, पिछली सीरीज में इसकी चर्चा हो चुकी है। आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर आपको याद है तो आप सही और सटीक जवाब देंगे। यहां पूछा जा रहा है, निम्न में से किस वंश को पितृभक्त वंश कहते हैं। आपके सामने ऑप्शन है, पहला माठर वंश, बी वशिष्ठ वंश, सी मान वंश, डी नल वंश। तो दरअसल इसमें से पितृभक्त वंश की अगर बात की जाएगी तो आपका माठर वंश बिल्कुल सही जवाब होगा। दरअसल ये माठर वंश कहां था, माठर वंश अगर आप भारत को देखें तो इसमें 2 नदियां हैं, महानदी और कृष्णा, और महानदी और कृष्णा के बीच में ही इस माठर वंश की अवस्थिति थी, इसी के बीच में यह फैला हुआ था, और इसी वंश को पितृभक्त वंश भी कहा जाता है। माठरों ने महेंद्र पर्वत के क्षेत्र में महेंद्र योग नाम का एक नया जिला भी बनाया था। कौन से नाम का, महेंद्र योग नाम का एक जिला भी इन्होंने बनाया था। साथ ही अगर आप देखें तो माठरों ने एक प्रकार के ट्रस्ट की भी स्थापना की थी, न्यास स्थापित किया था, जिसको अग्रहार कहते थे। और वशिष्ठ वंश की जहां तक बात है तो दक्षिण कलिंग राज्य में आंध्र की सीमाओं पर था। वहीं पर नल वंश की जहां तक बात है तो महाकांतार के वन्य प्रदेशों से इसका संबंध स्थापित किया जाता है। वहीं मान वंश का राज्य जो था महानदी के पार उत्तर तटवर्ती क्षेत्र में था। तो इस लिहाज से इस प्रश्न का सही उत्तर आपका विकल्प ए होगा, माठर वंश। इस प्रकार आज का हमारा संदर्भ यहीं तक था। चलते चलते आपको हम बता दें कि हमारी इस सीरीज को आप देखें, अगर पिछली सीरीज अब तक आपने नहीं देखी तो आपके रिवीजन के माध्यम से आपकी तैयारी को धार मिलेगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि आपके उत्साह, संघर्ष और समर्पण से ही आपके सपनों को साकार किया जा सकेगा। इसलिए आपका उत्साह, आपका संघर्ष और आपका समर्पण जितना बेहतर होगा, सफलता उतनी जल्दी मिलेगी। आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।